प्यारे बच्चों, आज हम गणित में महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाएं भाग 1 पढ़ेंगे। इन सूत्र व परिभाषाओं को आप एक अलग से 200 पेज के रजिस्टर में लिख लीजिए, याद कर लीजिए और अपने मित्रों से एक दूसरे से पूछिएगा। ये आपको जितने अच्छे से याद होंगे, गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्न या दीर्घसूत्रीय प्रश्न आपको सरल लगेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि जो आप में यह अवधारणा होती है कि गणित एक कठिन विषय है, तो यह अवधारणा आपकी समाप्त हो जाए। गणित एक सरल विषय है। यह सूत्र और परिभाषाएं आपको कक्षा 6वीं से 8वीं ही नहीं, आगे भी कक्षा 9वीं 10वीं या आप आगे गणित विषय लेते हैं तो आपको काम आएंगे, इसलिए आप इन्हें याद अवश्य कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम देखें सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसमें क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई तीन आपको जो यहाँ पर विमाएं दी गई हैं, इनमें से कोई दो विमा आपको दी रहेगी तो तीसरी विमा आपको निकालनी पड़ेगी। जैसा मान लीजिए कि आपको लंबाई चौड़ाई दी है तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और यदि क्षेत्रफल और लंबाई दी है तो आप चौड़ाई निकाल सकते हैं। ऐसा आपने अभ्यास प्रश्न बैंक में देखा है। आपने आयत का क्षेत्रफल भी निकाला है और आयत का क्षेत्रफल दिया रहे तो आपने लंबाई या चौड़ाई निकाली है। इसी तरह अन्य सूत्रों में भी आप इस तरह का प्रयोग करते हैं। आयत की परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। वर्ग की परिमाप बराबर 4a। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर या a का वर्ग, हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं, बराबर, इसे हम a गुणित a भी लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर 3a। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी 3/4 a वर्ग। यहां पर जहां भी a लिखा है, a का मतलब है भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या किसी चतुर्भुज या बहुभुज की परिमाप। तो जब भी कोई आकृति, बंद आकृति सरल रेखाओं के द्वारा बनी हो, तो उन जो भी उसकी भुजाएं हैं, उन सभी भुजाओं की मापों को आप जोड़ लीजिएगा, तो जो जोड़ मिलेगा वही उसकी परिमाप होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे हम हैरो के सूत्र के नाम से जानते हैं, करनी s, s-a, s-b, s-c, जहां a, b और c त्रिभुज की भुजाओं की मापें हैं और s अर्ध परिमाप है। यहां पर हम तीनों भुजा a, b और c को जोड़ लें और 2 का भाग कर देंगे तो हमें s मिल जाएगा, और इस सूत्र में हम s, a और b व c के मान रख देंगे तो हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस सूत्र की सहायता से आप समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। कई जगह विकर्णों के गुणनफल की जगह d1 इंटू d2 लिखा रहता है। d1 और d2 विकर्णों के संकेत हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, जिसका आपने अभ्यास प्रश्न बैंक में उपयोग भी किया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। किसी त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं। पूर्णांक 500 का अगर हमें 20% निकालना है, यानी कोई भी हमें मान दिया गया और उसका हमें प्रतिशत निकालना है, तो हम 500 में 20 का गुणा करेंगे और 100 का भाग। 0 0 काट दीजिए, हल करने पर मिला 100। इस प्रकार
इस नोट पॉइंट से हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं। अब हम देखें कि यदि 500 में से किसी छात्र को 300 अंक मिले तो कितने प्रतिशत मिले। तो इसके लिए हम 300 में 500 का भाग करेंगे और 100 का गुणा प्रतिशत के लिए कर देंगे। हल करेंगे तो हमें मिलेगा 60%। ध्यान रहे कि जो कुल अंक होते हैं वह नीचे आते हैं और जो प्राप्तांक होते हैं वह अंश में लिखे जाते हैं। इसी पर आपको अभ्यास, ये सारे नोट पॉइंट आपके अभ्यास प्रश्न बैंक पर आधारित हैं, इसलिए अवश्य आप इन्हें देखिए, समझिए और फिर आप शीघ्रता से अभ्यास प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना सीखें। घड़ी देखते जाएं और कोशिश करें कि प्रत्येक सवाल 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट में हल हो जाए। x का 10% 350 है तो x का मान क्या होगा। तो हम x का 10% निकालेंगे तो x गुणे 10/100 और यह हमको 350 दिया है। पक्षांतर कर दीजिए तो 10/100 पक्षांतर में पलट जाएगा भिन्न, तो 100/10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो आएगा 3500। x का 3/4 भाग 600 है तो x का मान क्या होगा। x गुणे 3/4 बराबर 600, 3/4 का पक्षांतर कर दीजिए तो यह भिन्न पलट जाएगी 4/3। हल कर लीजिए तो x बराबर 600 गुणे 4/3, हल करने पर आपको मिलेगा 800। अगला है 10 का 2/5 भाग क्या होगा। तो 10 गुणे 2/5, हल कर लीजिए, 5 से 10 काट दीजिए, 2 दूनी 4, यानी x का 2/5 भाग 4 होगा। ऐसे सभी जो हम आपको नोट पॉइंट के रूप में दे रहे हैं, तो ये प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्न बैंक में आपने देखे थे और हमेशा याद रखिए कि ऐसे प्रश्न आए तो हम कैसे हल करें। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग या वर्ग की भुजा बराबर वर्गमूल वर्ग का क्षेत्रफल। घन का आयतन बराबर भुजा का घन या घन की भुजा बराबर घनमूल घन का आयतन। ध्यान रहे यह जो निशान है ये करनी का निशान कहलाता है और यहाँ यदि 3 लिखा है तो इसे हम घनमूल पढ़ते हैं और यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 2 लिखा है वास्तव में, तो इसलिए इसे हम वर्गमूल पढ़ते हैं। तो ये निशान वर्गमूल का है और ये निशान घनमूल का। अब नीचे एक चित्र बना है तो सबसे पहले हमें उसका छायांकित भाग देखना है। तो आपको छायांकित भाग दिख रहा है कि इसमें टोटल 12 भाग हैं और 12 भाग में से 3 भाग छायांकित हैं। तो हम इसे अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3/12। अब यदि छायांकित भाग का प्रतिशत निकालना है यानी 3/12 का प्रतिशत, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि भिन्न का प्रतिशत, तो कैसे निकालते हैं। तो 3/12 गुणे 100। अब इसे हल कर लीजिए तो आपको मिला 25%। नेक्स्ट आप देखें मानक रूप में 3.52 गुणे 10⁵ की घात। यह मानक रूप है, 10 की घातांक के रूप में प्रदर्शित है। यदि हम इसे सामान्य रूप में लिखें तो वास्तव में यहाँ जो 10⁵ की घात है तो यहाँ पर हम 5 शून्य लगा देंगे और यहाँ पर जब हम 5 शून्य लगाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 10,000 और 10,000 का हम इसमें गुणा करेंगे। अब 10,000 का गुणा करने पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 शून्य इसमें हो जाएंगे। अब बचे 3 शून्य तो हम दाहिनी तरफ 3 शून्य लगा देंगे, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि हम दशमलव को दाहिनी ओर 5 अंक तक पीछे करेंगे। तो यहाँ पर 2 अंक हैं तो हम 3 अंक लगा देंगे, 3 जीरो और लगा देंगे और पीछे जब ले जाएंगे दशमलव को तो हमें इस तरह संख्या मिल जाएगी 3,52,000। अब यदि संख्या लिखी है और मानक रूप में लिखना है तो ऊपर मानक रूप से संख्या में लिखा है सामान्य रूप में और नीचे सामान्य रूप से मानक। अब यह जो 10 पे घात होती है यह धनात्मक या ऋणात्मक होती है।
तो वास्तव में धनात्मक का मतलब है गुणा और ऋणात्मक का मतलब है भाग। और यह आप मानक रूप में विस्तृत रूप से जब आप ऐसे सवाल पढ़ेंगे तो आपको समझाया जाएगा, आपके विषय शिक्षक गणित के आपको समझा देंगे। यहाँ पे हमने गुणा किया था, यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में भाग करें। तो अब हमने मानक रूप से सामान्य रूप में गए। अगर हम यहाँ सामान्य रूप से मानक रूप में जाएं तो कैसे जाएं? तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखी हो उसे हमें दशमलव जो भी आप लगाएं वह अशून्य अंक के आगे हो, यानी सीधी सी बात वह 1 से बड़ा या बराबर हो और 9 से छोटा या बराबर हो। तो हम यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दशमलव के पहले 0 है। अब हम दशमलव को पीछे की तरफ ले जाएं दाहिनी ओर, तो यहाँ ले जाने में नहीं बात बनेगी, यहाँ ले जाएंगे। कितने अंक ले गए आप? तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4, 4 अंक ले जाने पर आपको मिलेगा 7.54। तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 7.54 गुणे 10 पर ऋण 4 की घात। वास्तव में यहाँ पर जब आप 7.54 में 10 में ऋण 4 की घात है, यानी 10 में आप 0 लगा दीजिएगा, यानी 1 के बाद 4 0 लगाइए और भाग कर दीजिए तो आपको यह संख्या मिल जाएगी। अगला है संख्यात्मक गुणांक। किसी भी बीजीय पद के आगे या बाईं ओर चिन्ह सहित जो भी संख्या लिखी है वह उसका संख्यात्मक गुणांक कहलाती है। ध्यान से देखिए, जैसे ऋण एक्स वाई वर्ग, अब ऋण तो लिखा है लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी, तो वास्तव में इसमें ऋण 1 का गुणा है, तो हम इसे लिख सकते हैं ऋण 1 गुणे एक्स वाई वर्ग, यानी एक्स वाई वर्ग का जो गुणांक होगा संख्यात्मक वह ऋण 1 होगा। इसी तरह हम कहें 4/3 एक्स वाई में एक्स वाई का गुणांक क्या है? तो इसका गुणांक होगा 4/3 और धन के। तो ऐसे आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। भिन्न को अनुपात में बदलना, ऐसा अभी आपने ऊपर देख लिया। यदि 3:4 तो हम इसे 3/4 लिखेंगे, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे, हल करने पर मिलेगा 75%। अब यदि प्रतिशत है और अनुपात में बदलना है तो 25% है तो 25/100 लिख देंगे, हल करेंगे तो आएगा 1/4। ऐसे सभी नोट्स पॉइंट का आपने बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि आपने अभ्यास प्रश्न बैंक में किया है। अब आप फास्ट हल करें और एक दूसरे से चलते फिरते मित्रों से एक दूसरे से पूछते भी जाइएगा। घातांक किसी संख्या का उसी संख्या में जितनी बार गुणा होता है वह उसकी घातांक कहलाती है। जैसे यहां पर हम देखें a गुणे a 4 बार गुणा हुआ है, तो a पर 4 की घात होगी। अगर संख्या है तो संख्या आ जाएगा, और यदि बीजीय पद है तो बीजीय पद आ जाएगा। अब a गुणे अगर हम देखें n बार लिखें तो a पर n की घात आएगी। तो कितनी बार आया है? n बार, इसलिए n घात। यहां 4 बार गुणा किया है तो 4 की घात। तो यहां पर जो a लिखा है वह आधार कहा जाता है, और जो n ऊपर की तरफ लिखा है दाहिनी तरफ ऊपर की ओर उसे घातांक कहा जाता है। अब अगर हम संख्या के रूप में ले लें 2 गुणे 2 तो उसे हम मान लीजिए 3 बार हमने लिखा 2 गुणे 2 तो 2 पर 3 की घात, 2 आधार हो जाएगा और 3 घात। अब देखें घातांक नियम। किसी भी पद पर यदि 0 की घात है तो उसका मान 1 होगा, आप याद कर लीजिएगा। यदि किसी पर कोई घात ना हो पद पर तो 1 की घात मानी जाती, या दूसरे शब्दों में 1 की घात होने पर वही पद आता है। यदि ऋणात्मक घात लगी है पद पर अगला, तो हम उसे भिन्न को जो भी यहां लिखा है अंदर उसे पलट के लिख देंगे, अंश को हर में और हर को अंश में। यहां a अकेला लिखा है मतलब a/1 है, तो हम इसे पलट के लिख देंगे 1/a, और यह धनात्मक 1 की घात हो जाएगी, इसलिए यहां 1 नहीं लिखा गया है। अब हम देखें इसी में अगला, a पर m की घात गुणे a पर n की घात बराबर a पर m धन n की घात। आप याद कर लीजिए कि आधार समान होने पर गुणा में
घातें जुड़ जाती हैं। इसी तरह हम देखें a पर m की घात भागित a पर n की घात बराबर a पर m ऋण n की घात। याद कर लीजिए, आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं बटे के रूप में, a पर m की घात बटे a पर n की घात बराबर a पर m ऋण n की घात। अगला देखें हम a पर m की घात गुणे b पर m की घात। तो याद कर लीजिए कि यदि घातें समान हैं और आधार अलग अलग हैं तो आधारों का गुणा हो जाता है और वह घात ऊपर लिख दी जाती है, यानी आधारों का गुणा करके कोष्टक में लिख के उस घात को हम ऊपर लिख सकते हैं। अगला है a पर m की घात और उस पर n की घात, यानी a पर दो घातें हैं, पहले m की और उसके ऊपर n की। याद कर लीजिए कि जब घात पर घात होती है तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो a पर हो जाएगा m गुणित n की घात। अगला हम देखें, यदि हम a बटे b पर ऋण m की घात लिखें और धन की घात बनाना है इसे, तो हम इसे पलट देंगे तो हो जाएगा b बटे a पर m की घात। ऐसा आपने a पर ऋण 1 की घात में हमने आपको बताया था। बहुपदों का जोड़ घटाना। जो भी आपको बहुपद दिए गए हों तो उसमें सबसे पहले आप जो पहला बहुपद है उसे आप ज्यों का त्यों लिख लीजिएगा। अब जिसे जोड़ना है या घटाना है उसमें सजातीय पद को सजातीय पद के नीचे लिखिए। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर 3x वर्ग है तो यहाँ पर हमें x वर्ग देखना है, आगे जो संख्या लिखी उसे ना देखें, सिर्फ आप देखें कि जो चर राशि है वो एक सी है कि नहीं, घातांक है तो घातांक सहित। तो 3x वर्ग है तो हम इस 3x वर्ग के नीचे लिखेंगे। पहला बहुपद हमने लिख दिया है 3x वर्ग धन 2x वाई धन वाई ऋण 2y वर्ग। तो ये आप जैसा है वैसा ही लिखना। अब दूसरे को हम बता रहे हैं, अब धन 4y तो हम यहाँ xy के नीचे नहीं लिखेंगे, y के नीचे लिखेंगे धन 4y। फिर है धन 6y वर्ग तो हम y वर्ग के नीचे लिखेंगे धन 6y वर्ग। अब हम देखें ये धन के 3x वर्ग और नीचे भी धन के 3x वर्ग, तो जुड़ गए तो हो गए धन के 6x वर्ग। धन 2xy के नीचे कुछ नहीं है तो धन 2xy। यहाँ धन के एक y पढ़िएगा, यहाँ पर आगे कुछ नहीं लिखा। हमने बताया कि जब कोई गुणांक ना हो तो एक गुणांक पढ़ा जाता है, केवल धन का एक संख्यात्मक गुणांक नहीं लिखा जाता है, बाकी सारे गुणात्मक लिखे जाते हैं। अगर आपको डाउट रहे तो लिख लिया करो यहाँ। तो एक और ये हो गए 4y, तो 1y और 4y हो गए धन 5y। ऋण 2y वर्ग धन 6y वर्ग। अब ये घटेंगे, चिन्ह समान है क्योंकि यहाँ, तो बचेंगे धन 4y वर्ग। अब इसी तरह घटाना का सवाल है, तो पहले तो हम वैसे ही व्यवस्थित कर लें, पहले बहुपद को 3x वर्ग धन 2xy ऋण y को। अब हम दूसरे बहुपद में x वर्ग को x वर्ग के नीचे लिखते हैं, xy को धन xy नीचे लिख दें, ऋण 3y को y के नीचे लिख दें ऋण 3y। अब यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि घटाने पर, इसको थोड़ा नीचे लिख लीजिए, ऊपर लिख गए तो यहाँ लिख दीजिए घटाने पर। अब नीचे जो बहुपद है उसके प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे। तो x वर्ग का चिन्ह है धन का तो ऋण का हो जाएगा, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा और यहाँ ऋण है तो धन, यानी तीनों पदों के चिन्ह बदल चुके हैं। अब जो बदले चिन्ह है उनको लेते हुए आप जोड़ घटाना के नियम अनुसार हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो जैसे आपने ऊपर जोड़ वाला किया, तो ये धन के 3x वर्ग और ये ऋण के 1x वर्ग, तो बचेंगे धन के 2x वर्ग। धन के 2xy और ऋण के 1xy, तो बचेगा धन का 1xy। ऋण 2y धन 3y, तो बचेंगे धन 1y। एक लिखा नहीं जाता धन का, तो यहाँ पर हम धन y अकेला लिख सकते हैं। आपको वैसे याद होगा कि चिन्ह समान होने पर सजातीय पद जुड़ते हैं और चिन्ह असमान होने पर सजातीय पद घटते हैं और चिन्ह बड़े पद का लेते हैं। बहुपद में आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला बहुपद है उसके प्रत्येक पदों के चिन्ह को बदलना है।
अब देखें माध्य, माध्य को हम औसत भी कहते हैं, अंग्रेजी में मीन कहते हैं। तो आप जितने भी आंकड़े आपको दिए गए हैं उन सबको जोड़ लीजिए और जितनी उनकी संख्या है उसका भाग कर दीजिए। यहाँ पर हमने आंकड़े लिए हैं x1, x2, x3, x4, xn। अब कितने आंकड़े हैं n, तो हम इन सबको जोड़ेंगे और n का भाग कर देंगे तो हमें माध्य या इसे हम औसत के रूप में भी जानते हैं। ध्यान रहे यह सवाल आगे जाकर के आपको आगे की बड़ी कक्षाओं में ये और बड़े विस्तृत रूप में होंगे और इनके और भी सूत्र आपको प्राप्त होंगे। अब हम एक उदाहरण देखें। 3, 5, 8, 10, 4 का माध्य निकालिए। तो हम 3, 5, 8, 10 और 4 को जोड़ लेंगे और इनकी संख्या है 5, तो 5 का भाग कर देंगे तो बराबर आएगा 30/5। हल करने पे मिलेगा 6। अब देखें माध्यक या मध्यिका। तो माध्यक या मध्यिका जब भी आपको निकालना हो तो जो सवाल है उसमें आप पहले तो हम आपको सूत्र के द्वारा बता रहे हैं, तो यह केवल आपको जब आप क्लास में कक्षा की पुस्तक पढ़ेंगे तब आप सूत्र विधि से हल करेंगे, अन्यथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप हम जो आपको ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक के मेथड से हल करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि जो भी मान हमको दिए उनको हमें आरोही क्रम में रख लेना है और यदि मानों की संख्या n है, विषम है, तो हम माध्यक का सूत्र लगाएंगे n-1/2वें पद का मान। अब देखें यदि आंकड़ों की संख्या n सम है तो हम माध्यक का सूत्र लगाएंगे 1/2 कोष्टक में n/2 में धन n-2/2वें पद का मान। ये सूत्र आप इसलिए याद कर लेना कि हो सकता है वस्तुनिष्ठ में आपको सूत्र आ जाए। अब हम इस पर आधारित माध्यक निकालना भी आप सीख चुके हैं। तो मान लीजिए कि एक सवाल है 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14, इसका माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले आप आरोही क्रम में रखिए। आरोही क्रम में रखने का तरीका हमने बताया था। इसमें सबसे पहले आप छोटा मान देखिए, उसमें पेंसिल से घेरा लगाइए, उसे लिखिए और इस तरह से आगे क्रम से बढ़ते क्रम में लिखते जाइए तो आपको ये सभी में घेरा लगता जाएगा। जैसे आप 12 लोगे तो 12 यहाँ भी लिखा और यहाँ भी, तो 2 जगह घेरा लगेगा। फिर 13, 13 ऐसे लेते जाइए। अब इनको गिन लीजिए। तो जब आप इनको गिनोगे तो ये 9 है, 9 यानी विषम। अब माध्यक कैसे आएगा, आपको 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि बाएं हाथ की पहली उंगली रख लीजिए 12 पे और दाहिने हाथ की रख लीजिए 19 पे और क्रमबद्ध आगे बढ़िए। दाहिनी तरफ से 19 से 16 में बढ़िए, फिर 12 से 12 में, फिर इधर 13, इधर 14, फिर इधर 14 तो इधर 13। जब दोनों तरफ से आप उंगलियां बढ़ाएंगे तो आपको बीच में एक मान मिलेगा विषम होने पर और वही माध्यक कहलाएगा। अब सम के लिए भी आप आरोही क्रम में रख दीजिए। फिर आप बाएं हाथ की पहली उंगली बाएं तरफ से 3 पे रख लीजिए, दाहिने हाथ से 13 पे। इस बार आपको बीच में 2 मान मिलेंगे। जब सम होंगे तो 2 मान मिलेंगे और विषम होंगे तो एक मान मिलेगा, तो वही उत्तर होगा। तो आप इसमें मिलेंगे आपको 8 और 8, 2 मान आपको बीच में मिले। तो अब हम देखें कि माध्यक क्या होगा। तो हम इन दोनों जो मान प्राप्त हुए हैं 8 धन 8, इनको जोड़ देंगे और 2 का भाग करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 8। तो ऐसे सवाल भी आपने देखे। अब देखें हम बहुलक। तो बहुलक क्या है, दिए गए आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वह बहुलक कहलाता है। यहाँ पर आरोही क्रम में रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल माध्यक भर में आरोही क्रम में रखना है। तो अब हम इसको सीधे सीधे देख लीजिए, 13, 16, 12, 14, 9, 12, 14, 13, 14। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा आपको कौन दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा आपको 14 दिखाई दे रहा है। गिन लीजिए, 1, 2, 3, तो 3 जगह आपको 14 लिखा दिखाई दे रहा है। बाकी 3 जगह और कोई 3 बार कोई और अंक नहीं आया, इसलिए इसका बहुलक 14 होगा। अब देखें हम परिसर या प्रसार। तो आंकड़ों में सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के मान के अंतर को ही प्रसार कहते हैं। तो यहाँ पर ये आंकड़े लिखे हैं 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 23। अब इसमें सबसे बड़ा आपको 54 दिख रहा है और सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको, 23। तो 54 में से 23 को घटा दीजिए।
बीच के मान को आपको कोई ध्यान नहीं देना है, सीधा सा आपको देखना है बड़ा और सबसे छोटा। तो घटाने पे आपको मिला 31, तो इसी को हम परिसर या प्रसार भी कहते हैं। तो आज आपने भाग 1 में प्रमुख सूत्र परिभाषाएं देखे। जल्द ही हम आपको भाग 2 देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।